हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का 10वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। 9 चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। यहाँ पे हमें क्लास 11th की 3rd यूनिट का 3rd चैप्टर करना है, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें 2 चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, सेल डिवीज़न वाला और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 चैप्टर हो चुके हैं। अभी हमें आज करना है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम एक बार कर लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन देखना है हमारे अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन में, ये पहला है। फिर है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसको। फिर उसी में आ जाएगा प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखने हैं और लास्ट में एंजाइम्स देखने हैं शॉर्ट में। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, हमें पता है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एक ही तरीके के केमिकल या एलिमेंट या कंपाउंड से बने हैं? You have learnt in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial plates, से microbe culture हम ग्रो करते हैं, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. मतलब कि प्लांट टिश्यू लें, एनिमल टिश्यू लें, किसी माइक्रोब के ऊपर स्टडी करें तो सब में हमें अलग अलग कंटेंट में, अलग अलग मास में सारे के सारे एलिमेंट देखने को कॉमनली मिल जाएंगे। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। लिविंग में तो देख लिया हमने कि हाँ ये सारी चीज़ें कॉमन है, पर अगर हम अर्थ क्रस्ट को देखें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पाई जाएंगी। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, मतलब एलिमेंट में कोई भी डिफरेंस हमें नहीं मिलता है, बस क्वांटिटी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to the other element is higher in any living organism than in earth crust. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमें देखने को मिले जो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में मिले और हमारे ह्यूमन बॉडी में वो नेग्लेजिबल या कम क्वांटिटी में मिले एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, यही बोल रहा है। अभी हम एक लिस्ट देखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे एनालाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो वही दिखाया है यहाँ पे। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन देखने के लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू हम लेंगे, ये वेजिटेबल का हो सकता है, लिवर का पीस हो सकता है ना, दोनों ही लिविंग है। एंड ग्राइंड इट, उसको पीसेंगे, इन इट ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राइंड करेंगे किस में, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में, यूजिंग अ मॉर्टर एंड अ पेस्टल। मॉर्टर एंड पेस्टल क्या होता है, आपने देखा होगा हकीम लोग को एक ऐसे बाउल होता है और उसमें ये इससे वो क्या करते हैं, दवाई वगैरह को कूटते पीसते हैं, उसी तरीके का हम लेंगे, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे, लिवर का पीस लेंगे, इसमें क्या करेंगे इसकी स्लरी बना लेंगे उस पर्टिकुलर मैटर की। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, यहाँ पे देखिए थिक जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, थिक स्लरी बनाएंगे हम। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और अ कॉटन, मतलब अगर हम इसको छानेंगे दोबारा, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शन हमें मिलेंगे। वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट एंड
or more technically the acid soluble pool, and the second the retentate or the acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. यहाँ पे हमने स्लरी बना ली. स्लरी को क्या करेंगे हम, किसी भी चीज़ क्लॉथ या किसी कपड़े से आप चाय छानते हैं, कुछ उस तरीके से हम क्या करेंगे, छानेंगे. ये समझ लीजिए चीज़ क्लॉथ है. यहाँ पे बाउल है. तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एसिड सोल्यूबल पूल यहाँ पे आ जाएगा किसमें, और जो हमारा एसिड इनसोल्यूबल पूल है, फ्रैक्शन है, वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा रिटेंटेट हो गया और ये हमारा फिल्ट्रेट हो गया. ये एसिड इनसोल्यूबल है, ये ऊपर ही रह गया, और ये जो छन के नीचे आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड सोल्यूबल पूल या फिल्ट्रेट. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. फिर उसको हमें क्या करना होता है, अलग भी करना होता है, कौन सा कंपाउंड कितनी क्वांटिटी में है. In other words, one isolated and purifies a compound. Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compounds that we get from a living tissue can be called biomolecule. देखिए जितने भी क्या होंगे कार्बन कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं. However, living organism have also got inorganic elements and compounds in them. उसमें कुछ कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. हाउ डू वी नो दिस, कैसे हमें ये पता चला, स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. वन वे a small amount of living tissue, से एक लीफ हो गई है ना, या लीवर हो गया, उसको हम क्या लेंगे, वेट लेंगे, उसको हम सुखा देंगे. एंड ड्राई इट, मतलब उसको एकदम पूरी तरीके से सुखा देंगे तो उसका वेट हमें मिल जाएगा. ऑल द वाटर इवापोरेट, सारा क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा वाटर का. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट. नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, पूरी तरीके से हमने उसको क्या किया, जला दिया. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म्स, जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, गैस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे. जैसे इसमें क्या हो जाएगा, वाटर वेपर और CO2, एंड आर रिमूव्ड, सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे उससे. फिर What is remaining is called ash. राख जो होगी इसको हम बोल देंगे ash. The ash contains inorganic elements जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. Inorganic compounds like sulfate, phosphate ये सभी मिलेंगे are also seen in the acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compounds gives an idea the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue. ठीक है, केमिकल एनालिसिस करके हमें क्या पता चलता है, किस तरह का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट उस लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है. फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, one can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them into amino acid, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड. यहाँ पे हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, है ना, आइडेंटिफाई कर लेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है. बट बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि वो अमीनो एसिड है, यानी प्रोटीन का पार्ट है, या न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक बेस का पार्ट है, या फैटी एसिड है. ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में कंसिडर करेंगे. यहाँ पे एक 2 लिस्ट दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, ये चीज़ दिखाई गई है. तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है. कार्बन देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट.
और ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन भी हमारे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, 65% है, जबकि अर्थ क्रस्ट में से 46.6% है। नाइट्रोजन हमारे में ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या है, वेरी लिटिल, बहुत ही कम अमाउंट में है। इसी तरीके से सल्फर भी हमारी बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। बाकी सारे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर होती है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे जितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। ये क्या हुआ है, ये लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग टिश्यू। जो हमने ऐश निकाला था उसमें भी हम कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिले थे, कौन कौन से थे। यहाँ पे था सोडियम Na+, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कुछ कंपाउंड से, ये सारी चीज़ें हमें ऐश में मिली थी एज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे क्या कह रहा है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें पता है, कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप and a acidic group as substituents on the same carbon. The alpha carbon, hence they are called alpha amino acid. They are substituted methane. There are 4 substituent group occupying the 4 valency position. इसमें अमीनो एसिड में क्या क्या हो जाएंगे वो, these are hydrogen, carboxylic group, amino group and variable group designed as R group. Based on the nature of R group there are many amino acid. क्या कह रहा है ये, हमारा जो अमीनो एसिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है, देखिए मीथेन क्या होता है, CH4 का अल्फा कार्बन होता है, उससे कितने 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पर इन अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड में ये कुछ इस तरीके से एसिड और बेसिक ग्रुप लगा लेता है अल्फा कार्बन। यहाँ पे एक H की जगह पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ लेगा, एसिडिक कंपाउंड को, और दूसरी तरफ ही क्या कर लेगा, बेसिक कंपाउंड को जोड़ लेगा NH2, और एक हाइड्रोजन तो इसमें कॉमन रहेगा। यहाँ पे R ग्रुप होता है वेरिएबल ग्रुप, इसके नेचर के हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड अपना बनते रहते हैं। अगर R ग्रुप की जगह पे H है ना, तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन। इसी तरह से और अलग अलग ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेंगे और अलग अलग अमीनो एसिड हमें मिलेगी। देयर आर मेनी अमीनो एसिड, हाउएवर दोज अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। कुछ इस तरीके से हैं हमारे। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन बोलेंगे। अगर कोई मिथाइल ग्रुप है ना, CH3, तो एलिनीन हो जाएगा। हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन हो जाएगा। आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देयर 3 of 20 आर सोन इन फिगर में भी हम देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो, carboxyl and the R functional groups. Based on number of amino carboxyl group there are acidic। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अपने NCERT के साइड में जो स्पेस है वहाँ पे आप लिख लीजिए एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, है ना। और फिर ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से याद हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ग्लूटामिक एसिड है हमारा, ठीक है, क्या बोल रहा है, ग्लूटामिक एसिड हमारा क्या है, एसिडिक एसिड है। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड भी हो जाएगा। बेसिक कौन सा हो जाएगा, लाइसिन, बेसिक हो जाएगा लाइसिन। और तीसरा दिया हुआ है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमें पता है वैलिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ये हो जाएगा न्यूट्रल में वैलिन। तो हो गया ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में हो जाएगा लाइसिन और न्यूट्रल हो जाएगा वैलिन। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये तो सबको याद रहता है, टायरोसिन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफैन। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड is the ionizable nature of NH2 and COH group, hence in solution of different pH, अलग अलग pH इसलिए में मिलता है। The structure of amino acid change होता रहता है अपने इस प्रॉपर्टी के वजह से। यहाँ पे देखिए, अगर इसने क्या किया, NH3 ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 पे एक प्लस आ जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अपना H दे दिया, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमें अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आगे बोल रहा है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, हमें पता होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है लिपिड। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, जैसे कि 1 से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पामिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, और अरेगडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूड कार्बोक्सिल कार्बन। यहाँ पे बोल रहा है जैसे हमारा फैटी एसिड है तो पामिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, जैसे R है बॉन्ड COOH, तो टोटल हमारा कितना होता है 16 कार्बन हो जाएगा पामिटिक एसिड में। इसमें से 15 इसके हो जाएंगे आर ग्रुप जो भी लगा होगा, और यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा, तो टोटल 16 हो जाएंगे। इस तरीके से अरेगडोनिक एसिड में क्या होगा, R और COH होगा, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, क्या बोल रहा है 20 कार्बन्स हैं, 20 कार्बन्स हैं, जिसमें इसमें 19 होगा आर ग्रुप में और एक COH वाला हो जाएगा। समझ में आ रही है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर डबल बॉन्ड कार्बन। Another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane, इसका भी स्ट्रक्चर आगे है। Many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acid are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglycerides and triglycerides. जितनी बार एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बॉन्ड बनेंगे, उतने ग्लिसराइड्स वहाँ पे क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। उसी हिसाब से मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हमें मिलेगा। These are also called fats and oils based on melting point. हमें ऑयल और फैट इस हिसाब से मिलते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। आगे कह रहा है ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए ऑयल एज इट इज़ विंटर में बने रहते हैं। जबकि जो फैट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, तो क्या होते हैं, जम जाते हैं। देखे होंगे आपने कि जितने भी फैट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं ठंड में। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम अ मार्केट? सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड। जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी हमें क्या मिला है, फॉस्फोलिपिड मिला है, ठीक है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। आगे बोल रहा है लेसिथिन is the one example. Some tissue, especially the neural tissue, have lipid with more complex structure. जो लेसिथिन होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेसिथिन क्या होता है, हमारा लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड है, जो कि हमारे न्यूरल टिश्यू में क्या होता है, पाया जाता है, और इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेसिथिन कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो न्यूरल टिश्यूज़ में मिलता है हमें। आगे बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, जैसे कि हो गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, शुगर से अगर अटैच हो गया वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्ट्रिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। हमारा क्या है, नाइट्रोजन बेस है, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन बेस है, अगर उसके साथ शुगर जुड़ गया, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर उसके साथ जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और इसी नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ अगर हमें क्या मिल गया, फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को भी हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, ठीक है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, सिस्टीडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। जबकि एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। ये भी बहुत ही नेम ही इंपॉर्टेंट है। Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. DNA and RNA function as genetic material, हमें
पता है ये चीज़ कि डीएनए आरएनए क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए जितने भी अभी तक हमने कंपाउंड्स पढ़े, शुगर्स पढ़े, इन सब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर शुगर कार्बोहाइड्रेट का दिया हुआ है, ग्लूकोज और राइबोज। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में आपको 1 2 3 थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो ऊपर देखने को मिलेगा और इसमें कितने हो जाएंगे 6 कार्बन है। और जो राइबोज है इसमें सिर्फ 5 कार्बन है और सब में जो है OH ग्रुप आपको नीचे की तरफ ही दिखेगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक कॉपी लीजिए, 5 से 10 बार इसको बनाइए, आपको स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। दूसरा जो हमने अमीनो एसिड पढ़ा था, वेरिएबल ग्रुप जो था R, वहाँ पे अगर अलग अलग कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं तो उसका नाम भी अलग हो जाता है। जैसे R ग्रुप की जगह पे अगर H है तो ग्लाइसिन, CH3 है तो हेलिनिन और CH2OH है तो सीरीन हो जाएगा। फिर देखिए पामिटिक एसिड, यहाँ पे देखिए एक कार्बन ये है, फिर बीच में 14 कार्बन, कितने हो गए 15 और एक CH वाला कार्बन, तो 16 कार्बन हमें पामिटिक एसिड में देखने को मिल जाएंगे। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लिसराइड, तो यहाँ पे देखिए तीनों से और 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे देखिए ट्राईग्लिसराइड का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लिसराइड से जुड़े हुए हैं अपने तीनों कार्बन पे, ये भी क्या हो जाएगा फैटी एसिड। ये फॉस्फोलिपिड लेस्थिन का स्ट्रक्चर है, आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको लेस्थिन में देखिए फॉस्फोरस भी देखने को मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी है इसी में, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे, जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड भी दिख रहा है इसमें आपको और कितने 4 एरोमेटिक रिंग भी देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे देखिए प्यूरिन एडेनिन का स्ट्रक्चर है, प्यूरिन में आ जाएगा। फिर एडिनोसिन हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, एडिनाइलिक एसिड हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूरेसिल पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे यूरिडीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये दोनों हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं। और फिर यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस ग्रुप भी हो गया, हमारे नाइट्रोजन बेस भी जुड़ गया और हमारा ये शुगर भी जुड़ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब हमें अपनी देखनी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या कह रहा है? The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acid, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. In animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. जितने भी आपने पीछे स्ट्रक्चर्स देखे हैं सब उसी में आ जाएंगे। These are called primary metabolites. जितने भी स्ट्रक्चर हमने देखे वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। However, one analyze a plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि एल्केलॉइड्स भी हो गए, फ्लेवेनॉइड्स हो गए, रबर हो गए, इसेंशियल ऑयल्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, कलर पिगमेंट हो गए, सेंस, गम, स्पाइसेस, ये सब क्या हो जाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, जो कि इस लिस्ट में दी हुई है। While primary metabolites have identifiable function and play a role in normal physiological processes, we do not at the moment understand the role or function of all secondary metabolites in host or organisms. देखिए जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमने पीछे पढ़ के आए हैं, सबके रोल, सबके फंक्शन हमें पता है कि वो क्या काम आते हैं, किस लिए होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं। पर जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, जितने हमने पढ़े एल्केलॉइड, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, इनका होस्ट बॉडी में ये क्यों बनता है, किस लिए बनता है, इनका फंक्शन क्या है, ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यूज़ भी करते हैं। देखिए यूज़फुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर हो गया, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, सेंट्स हो गए एंड पिगमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं ह्यूमन अपने लिए यूज़ करते हैं। पर ये बन क्यों रहा है उस पर्टिकुलर होस्ट बॉडी में, ये हमें नहीं पता। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव टू इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस।
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बहुत ज़्यादा है। ये हम कब पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस या आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन हर साल आता है, कौन से एल्किलवाइड है, कौन से टॉक्सिन है, ड्रग्स हैं, लेक्टिन्स हैं। तो ये चीज़ सब आप डेली इसको रिवाइज करिए, याद करिए, आपको याद हो जाएगा। तो पिगमेंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन। एल्किलॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देखा था इसको, और कोडीन। फिर देखिए टर्पिनॉइड्स कौन से हो जाएंगे, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल हो जाएगा माला लीमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स हो जाएंगे एब्रिन एंड रिसिन। लेक्टिन्स हो जाएंगे कॉर्न कैनावेलिन ए। ड्रग्स में हो जाएगा विन ब्लास्टिंग कर्क्यूमिन। और पॉलीमरिक सब्सटेंसेस रबर, गम्स एंड सेलोज। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा एल्किलवाइड, टॉक्सिन्स, ड्रग्स और कौन कैनावेलिन है यानी कि लेक्टिन। देखिए लेसिथिन अलग है, लेक्टिन अलग है। लेसिथिन हमारा क्या है, फैटी एसिड है, जबकि लेक्टिन क्या हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो दोनों वर्ड्स सेम टू सेम है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए आगे क्या बोल रहा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है हमको, जो हमारे फिल्ट्रेट और रिटर्नटेट में पाए गए थे, उनको थोड़ा डिटेलिंग में हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पूल, यानी कि जो हमारे फिल्ट्रेट में मिला था। दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 8 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। जितने भी क्या थे हमारे एसिड सॉल्यूबल पूल में मिले थे, उनका जो था वेट कितना था, 18 से 80,000 डाल्टन था। फिर द एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन जो रिटर्नटेट था हमारा, हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि उसमें क्या क्या थे, रिटर्नटेट में प्रोटीन था हमारा, न्यूक्लिक एसिड था, पॉलीसैकेराइड्स थे और लिपिड्स थे। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स। देखिए जो हमारा लिपिड होता है वो हमारे किसमें, रिटर्नटेट में पाया गया। बट जो लिपिड का वेट होता है वो 800 डाल्टन से क्या होता है, 800 डाल्टन से कम होता है। तो इसको हमारा किस में होना चाहिए था, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में होना चाहिए था लिपिड को। पर लिपिड क्या करता है, एक कंपाउंड मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेता है सिंगल, तो उसका जो वेट है वो 800 डाल्टन से कम है, पर एक वो पूरा ग्रुप बना लेता है लिपिड्स का, जो अलग नहीं हो पाया था एसिड में, हमारे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अलग नहीं हो पाया था, और एक पूरा मिला के वो बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा था। इसलिए वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में प्रोटीन के साथ, पॉलीसैकेराइड्स के साथ पाया गया। लेकिन अगर इसका मॉलिकुलर वेट देखें तो इसको 800 डाल्टन से इसका कम ही होगा, लिपिड का ये एक एक्सेप्शन है। देखिए है मॉलिकुलर वेट इन रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव। जितने हमारे प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होंगे उनका 10,000 से ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा, बट लिपिड इसमें एक्सेप्शन है, भले ही वो रिटर्नटेट में मिल रहा है। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। वन, दोज विच हैव मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, यानी इसमें 800 डाल्टन, एंड आर यूजुअली रिफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, वाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, ऊपर जो छन गए थे हमारे, उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब छोटे मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल, और जो हमारे ऊपर रिटेंटेड थे उनको मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी हम कह सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, ऊपर की तरफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, देन वाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 डाल्टन come under the acid insoluble fraction, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। मतलब ये बोल रहा है 800 डाल्टन से कम है, फिर वो रिटर्नटेट या एसिड इनसोल्यूबल पूल में क्यों पाया गया, क्योंकि वो एक पॉलीमरिक सब्सटेंस के रूप में स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा था सारे मॉलिक्यूल्स के मिलके। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉलर मॉलिकुलर वेट, हमें पता है वो स्मॉलर मॉलिकुलर वेट के हैं, बट are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes, है ना। when we grind a tissue we are disrupting the cell structure। जब हम किसी टिश्यू को पीसते हैं तो यानी कि हम क्या रप्चर कर रहे हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल।
Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecule. भले ही क्या हो रहा है, लिपिड का वेट क्या है, कम है, 1000 डाल्टन से भी कम है, 800 डाल्टन से भी कम है, पर इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलेंगे. आगे है द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो एसिड सोल्यूबल पूल में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं हमें, जो मिल रहा है हमें, वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को दिखाता है. द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम्स द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म हो जाएंगे वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन को दिखाएगा. टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise. We observe that water is the most abundant chemical in living organism. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. पर इसी जगह पे अगर वो केमिकल ना देके क्या पूछ लें कि हमारे सेल में सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन किस कंपाउंड का है, तो कंपाउंड की जगह पे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन. उसमें हम सही आंसर टिक करेंगे. देखिए यहाँ पे देखिए वाटर कितना है, 70 से 90%, 90 से 70% हमें पता है. प्रोटीन हमारा 10 से 15 है. उसके बाद आप न्यूक्लिक एसिड देखेंगे 5 से 7% है. देन कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और आयंस 1% है. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. अब देखिए जितना हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले हमें रिटन डेट में, उन सबको हमें डिटेलिंग में देखना है. सिर्फ प्रोटीन सबसे पहले देखेंगे हम. प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं. दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो हमें पता चल गया प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं. जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर चेन बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. Each protein is a polymer of amino acid. As there are 20 types of amino acid, जैसे कि एलेनिन हो गया, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा. ए प्रोटीन इज़ अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट होमोपॉलीमर. जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें वो क्या होगा, हेटेरोपॉलीमर होगा. मतलब कि सारे जो चेन होंगे उसमें एक ही तरीके का अमीनो एसिड नहीं होगा, अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड होंगे. ठीक है, तो ये कभी होमोपॉलीमर नहीं होता है. A homopolymer has only one type of monomer repeating n numbers of time. तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence dietary proteins are the source of essential amino acid. देखिए कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे बॉडी में बन जाती हैं अपने आप, तो वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है. मतलब उसको हमें अपनी डाइट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. पर जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है उसको हमें अपनी डाइट में लेना पड़ेगा, ज़रूरी होगा. तो इसीलिए हम उसको डाइटरी प्रोटीन या इसेंशियल अमीनो एसिड भी बोलते हैं. देयरफॉर अमीनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, जैसा कि मैंने भी बताया. द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक. लेटर मतलब ये जो नॉन इसेंशियल वाला है वो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, बना सकती है. वाइल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट और फूड. फिर है प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन, सम आर एंजाइम्स. और भी तरीके के फंक्शन है प्रोटीन के एक्सेट्रा, जो कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है. चलिए टेबल देख लेते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन सा वो प्रोटीन है. देखिए कोलेजन जो होता है प्रोटीन वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है. ट्रिप्सिन क्या होता है, एंजाइम. डाइजेशन चैप्टर में था पहले, पर अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ आप तभी ध्यान रखिए. इंसुलिन जो होता है वो हार्मोन है ना. एंटीबॉडीज़ जितनी भी बनती है प्रोटीन की बनती हैं, वो क्या करती हैं, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स. ठीक है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं और क्या होते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनसे हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. रिसेप्टर्स जो होंगे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्शन होते हैं, और कुछ न्यूक्लिक एसिड के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि उसमें हो जाएगा सेंसरी रिसेप्शन हो जाएगा, उसमें स्मेल, टेस्ट और
और हार्मोन हो जाएंगे। GLUT 4 क्या हो जाएगा, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल टू सेल क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, PYQ में आई हुई है कि जो हमारा कोलेजन होता है इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड द राइबोलेज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को जिसको हम बोलते हैं इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर और ये इससे आप रुबिस्को को ध्यान रखेंगे और इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन हमारे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है और कोलेजन आप याद रखेंगे कि हमारे एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन खत्म होता है। आगे हम चल के उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द एसिड इनसोल्यूबल पेलेट आल्सो हैज़ पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, शुगर के लॉन्ग चेन होते हैं पॉलीसैकेराइड। दे आर थ्रेड्स, है ना, धागे जैसे, लिटरली अ कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पे देखिए सेलुलोज का एग्जाम्पल दिया गया है। सेलुलोज इज़ अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी ये क्या है होमोपॉलीमर है, ठीक है। और वो कौन सा पॉलीमर होगा, ग्लूकोज का पॉलीमर होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। स्टार्च जो होता है, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। इनुलिन, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन अलग है, वो हार्मोन है। इनुलिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, जैसे कि ग्लाइकोजन की बात कर लें, द राइट एंड कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। जैसे कि हमारे पास कोई पॉलीसैकेराइड की चेन है, समझ लीजिए आपका ग्लूकोज का चेन है। तो ये ग्लाइकोजन हमारा जो ग्लूकोज का पॉलीमर है उसका ये जो राइट एंड होगा इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड, और जो हमारा लेफ्ट एंड होगा उसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। आगे क्या कह रहा है, इट हैज़ ब्रांच एज सोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी। ग्लाइकोजन में क्या हमें मिल जाएंगी, ब्रांचेस मिल जाएंगी। इसके अलावा starch form helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecules in the helical portion. The starch I2 is blue in color. अगर स्टार्च में क्या होता है, I2 क्या होता है, बाइंड होता है, या स्टार्च I2 को बाइंड करता है, होल्ड करता है, तो हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। पर जो हमारा क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसमें I2 भी होल्ड नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रांचेस मिल रही हैं और ये ग्लूकोज की क्या है, चेन्स हैं। कुछ इस तरीके से हमारी ब्रांचेस यहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं। आगे कह रहा है, प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। सारे के सारे क्या होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। इससे भी ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हमारे नेचर में क्या है, प्रेजेंट हैं। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मोडिफाइड शुगर्स जैसे कि ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। काइटिन भी क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है, एक ही तरीके के मोनोमर से ये बना हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारा पॉलीसैकेराइड खत्म हुआ। अब हमें देखना है न्यूक्लिक एसिड। The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction in a living tissue is the nucleic acid। हमें क्या क्या मिला था, पॉलीसैकेराइड मिला था, प्रोटीन मिला था, न्यूक्लिक एसिड मिला था और लिपिड मिला था। तो ये न्यूक्लिक एसिड है। These are the polynucleotide together with polysaccharides and polypeptide. These comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. For nucleic acid
द बिल्डिंग ब्लॉक्स इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होगा, शुगर होगा और अमीन बेस होगा वहाँ पे, नाइट्रोजन बेस, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा हमारा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट, वन इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज मोनोसैकेराइड एंड थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, ठीक। फिर एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 वहाँ पे हमने देखा था, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेसिस नेम्ड एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स। प्यूरिन्स क्या हो जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, और बाकी सारे जितने भी हो जाएंगे वो पिरिमिडीन्स हो जाएंगे। पिरिमिडीन कौन सा हो जाएगा, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड pyrimidine respectively. The sugar found in polynucleotide is either ribose, a monosaccharide, pentose और secondary deoxyribose। ये 2 तरीके के शुगर हमें मिलेंगे। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग deoxyribose is called deoxyribonucleic acid, while that which contain ribose is called ribonucleic acid। जिसमें राइबोज शुगर होगी आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी हमारी डीएनए में। ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। फिर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्फा, बीटा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ देखनी है। प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। Structure of molecule means different things in different context. In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula, जैसे कि NaCl, MgCl2, और organic chemistry जो होंगे, chemist होंगे, always write a 2-dimensional view of molecular while representing the structure of molecule। जो हमारे इनऑर्गेनिक वाले होंगे वो तो हमें मॉलिकुलर फार्मूला दे देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होंगे वो हमारे 2-डायमेंशनल व्यू दे देंगे मॉलिक्यूल का, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। फिजिसिस्ट जो होंगे कंजर अप द 3-डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वाई बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। फिजिक्स वाले जो होंगे वो क्या देंगे, 3-डायमेंशनल व्यू दे देंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, बट जो बायोलॉजिस्ट हैं हमारे उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पे दिया है। तो वही 4 लेवल्स दिखते हैं। The sequence of amino acid, the positional information of protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called primary structure of a protein. A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid and the right एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड। देखिए पॉलीसैकेराइड में क्या रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग था, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट एंड जो होगा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा इधर, और जो राइट एंड होगा वो क्या होगा, लास्ट अमीनो एसिड होगा। बोल रहा है द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट साइड फर्स्ट अमीनो एसिड होगा एन टर्मिनल होगा, और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा राइट साइड पे उसको हम क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हमेशा वो थ्रेड की तरीके, धागे की तरीके का सीधा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो कभी कभी फोल्ड हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix, helix बना सकता है। in proteins only right handed helices are observed। इसका मतलब है प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर जो मिलेगा तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स ही हमें देखने को मिलेगी जनरली। अदर रिलीजन ऑफ द प्रोटीन्स थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म इज व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सीधी चेन मिलेगी, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे ये हेलिक्स बना रहा है, ठीक है, इसमें अल्फा हेलिक्स हो जाएगा और बीटा प्लीटेड हो जाएगा सेकेंडरी वाले में। देन इन एडिशन द लॉन्ग पोर्शन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो ओलन बॉल लाइक, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाएंगे, और एक वो हॉलन ओलन बॉल का स्ट्रक्चर दे देंगे। फिर दिया हुआ है दीज अस a 3-dimensional view of protein. Tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of the protein. जनरली जो हमारे बॉडी में मिलती है वो टर्सरी फॉर्म में मिलेंगी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर।
यहाँ दिखाया गया है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कह रहा है सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल्स फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट के फॉर्म में भी वो क्या करते हैं, बन जाते हैं, बध जाते हैं। इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं प्रोटीन्स। एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, hence 2 subunit alpha type and 2 subunit of beta type together constitute the human hemoglobin। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब हमें पढ़ना है एंजाइम्स को। एंजाइम्स में क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऐसा क्यों बोल रहा है, जो राइबोजाइम एंजाइम होता है वो हमारा प्रोटीन नहीं होता, वो एक एक्सेप्शन है हमारे एंजाइम्स का। दीज आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। राइबोजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता पर एंजाइम की तरह वो काम करता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय द डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे कि अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड दे टर्सरी स्ट्रक्चर। When you look at the tertiary structure, जहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made। वहाँ पे बहुत सारे crevices आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे बीच में। तो क्या बोल रहा है, वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रेविस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। दस एंजाइम थ्रू दियर एक्टिव साइट होती है सबके पास, बहुत सारी एक्टिव साइट हो सकती हैं, एक एक्टिव साइट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम। कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वेज। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से बहुत ही तरीके से अलग होते हैं, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। क्या है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट क्या है, वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो काम कर सकते हैं, 800 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। और हाई प्रेशर पे भी वर्क कर सकते हैं। बट जो एंजाइम हमारे बॉडी में होते हैं गेट्स डैमेज्ड एट अ हाई टेम्परेचर, जैसे कि 40 डिग्री से एबव अगर हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, जितने भी प्रोटीन हो जाएंगे, एंजाइम में प्रोटीन है तो वो डीनेचर हो जाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है इनऑर्गेनिक एंजाइम्स में और जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं। हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, जैसे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म हॉट विंड्स में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, उनके जो टेम्परेचर होते हैं, उनके जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाते हैं, उनकी ऐसी डीएनए बनी होती है। आर स्टेबल एंड रिटेन द कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि 80-90 डिग्री सेल्सियस तक भी वो क्या करते हैं, काम कर सकते हैं उनके एंजाइम्स। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, कैसे हम समझ सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। ए फिजिकल चेंज कैसा हो सकता है, जैसे कि चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, सिर्फ शेप चेंज हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि आइस मेल्ट हो गया वाटर में, ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ये सारे फिजिकल हैं। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारी केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। जहाँ पे यहाँ देखिए बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड है, क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, बेरियम सल्फेट और H2 हमारा बन गया है। यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। Rate of physical and chemical process refers to the amount of product formed per unit time. It can be expressed by कितना प्रोडक्ट बना, रेट क्या होता है हमारे किसी भी रिएक्शन का, प्रोडक्ट अपॉन कितने टाइम में वो बना। रेट को हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है,
ये स्पेसिफाइड होता है। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एमंग अदर फैक्टर्स। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेस इन द अदर डायरेक्शन। जैसे कि क्या कह रहा है, समझ लीजिए 20 डिग्री पे हमारा कोई रिएक्शन चल रहा है, तो अगर हम इसमें 10 डिग्री और बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और 10 डिग्री अगर हम कम करते हैं तो उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड वंस। हमें पता है कैटालिस्ट जहाँ पे यूज़ होगा वो रिएक्शन जल्दी होगी। When enzymes catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिलाते हैं, कार्बोनिक एसिड मिलता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। फिर इन द absence of the enzyme, the reaction is very slow, with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically, with about 6 million molecules being formed every seconds. This enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed। देखिए ये जो रिएक्शन आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज की दिखाई गई है, अगर उसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना मिलाएं तो उसमें सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। पर अगर हम क्या करते हैं, एंजाइम डालते हैं, तो वो रिएक्शन कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे सिर्फ 1 सेकेंड में। तो कितनी टाइम से बढ़ गई, 10 मिलियन टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called metabolic pathway। जैसे कि हमारा क्या है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो भी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे हमारा होगा। 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, तो उसमें टोटल 10 स्टेप आएंगे बीच बीच में, और सब में अलग अलग कैटालिस्ट भी यूज होंगे। इन एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवेज विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। वही चीज़ है, व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी एंड these reactions. At this stage you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products। अगर हम एंजाइम चेंज कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेगा, भले ही सेम सबस्ट्रेट यूज हुआ हो। इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। पर नॉर्मल कंडीशन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। इसी तरीके से ईस्ट में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल। ऐसा क्यों बन रहा है, एक बार लैक्टिक एसिड मिल रही है, एक बार पायरुविक एसिड मिल रही है, एक बार एथेनॉल मिल रहा है, क्योंकि इन सब में जो है अलग अलग प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं, सब में अलग अलग एंजाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि एंजाइम वर्क कैसे करता है। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। हमें पता है एंजाइम्स के पास क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू द रिएक्शन। द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। Hence, enzyme protein with 3-dimensional structure including an active site convert a substrate into product। ठीक है, सिम्बॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एट, ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हमें पता है सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में बनता है, और यहाँ पे क्या होती है, एंजाइम यूज़ हो जाती है। एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। ये अच्छा नहीं बना, ऐसे होगा, समझ लीजिए एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, हमारी एक्टिव साइट्स हैं, 2 एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पे आके हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होगा। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at active sites when the given cleft or pocket। ठीक है, the substrate has to diffuse towards the active site। There is thus an obligatory formation of ES complex। E stand for enzyme। The complex formation is the transient phenomena। बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, ट्रांजिएंट होती है।
ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट्स, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। फिर during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. Very soon after the expected bond breaking, making break भी होगा एक तरफ से बनेगा भी, is completed, the product is released from the active sites. फिर product क्या हो जाएगा, release हो जाएगा active site से. In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of product. The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. This could be many altered structural state between the stable substrate and the product. Implied in this statement is the fact that all other इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल. जितने भी बीच में सबस्ट्रेट और स्ट्रक्चर बनेंगे वो सारे अनस्टेबल होंगे. स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर. हेंस व्हेन वी लुक एट द पिक्चरली थ्रू अ ग्राफ इट लुक लाइक अ समथिंग एज इन द फिगर. देखिए ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगा. जो भी कॉम्प्लेक्स ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, EP कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो बहुत ही कम टाइम के लिए होंगे, ट्रांजिशन स्टेट तक होंगे. यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और किसका है, एक्स एक्सिस पे हमारा रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है. ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दिया हुआ है ग्राफ. एक्सोथर्मिक का है. यहाँ पे सबस्ट्रेट को कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है. यहाँ पे विदाउट एंजाइम में इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है. विदाउट एंजाइम में अपना ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके ले रही है. पर अगर हमारा एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या होगा, बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी में हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो किस तरीके से एंजाइम काम करता है, सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करता है. तो यहाँ देखिए द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट. द एक्स एक्सिस क्या करता है, प्रोग्रेशन दिखाता है ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट. यू वुड नोटिस द टू थिंग, the energy level difference between substrate and product. If P at is a lower than S, जैसा कि इस फिगर में है, this reaction is exothermic reaction, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अभी. और अगर प्रोडक्ट ऊपर है सबस्ट्रेट से, मतलब कि क्या हुआ, सबस्ट्रेट यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. कह रहा है वन नीड सप्लाई एनर्जी बाई हीटिंग in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic या energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state or transition state. The difference in an average energy content of S from that is this transition state is called activation energy. Enzymes eventually bring down this एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ SP मोर ईजी. अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ को आसानी समझ लेते हैं, जो काम की चीज़ें हैं. क्या हुआ, हमारा ए एंजाइम था, एंजाइम से दो क्या थी, एक्टिव साइट्स थी. मान लेते हैं हमारे 2 एक्टिव साइट है एंजाइम में. सबस्ट्रेट आके यहाँ से क्या हुआ, जुड़ गया. तो 2 सबस्ट्रेट थे, समझ लीजिए, एक था CO2 और एक था H2O था हमारा. और ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है. सबसे पहले क्या बना, हमारा ES कॉम्प्लेक्स बना. वहाँ पे दिया था बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग. यहाँ से कुछ बॉन्ड टूटा और इन दोनों में आपस में कुछ बॉन्ड बना. तो क्या बन गया, हमारा EP कॉम्प्लेक्स बन गया. EP कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद आखिर में जा करके हमारा प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है एक्टिव साइट से और हमारा एंजाइम अलग हो जाता है. सबस्ट्रेट कौन कौन से यूज़ किए थे हमने, जैसे कि सबस्ट्रेट था हमारा, 2 सबस्ट्रेट थे, उसमें हमने क्या किया, एंजाइम ऐड किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. वहाँ से ES कॉम्प्लेक्स बना, EP कॉम्प्लेक्स बना. और ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने वो बहुत ही क्या थे, ट्रांजिएंट थे, बहुत ही कम टाइम के लिए थे, ठीक है. और फिर दोबारा से एंजाइम रिलीज़ हुआ, ये यहाँ पे दोबारा से आएगा और अपना काम दोबारा से 2 सबस्ट्रेट को जोड़ के अपना प्रोडक्ट बनाएगा. एंजाइम क्या होता है, एज इट इज़ रिलीज़ कर दिया जाता है और दोबारा से वो अपना काम शुरू कर देता है. अब हमें नेचर देखना है एंजाइम एक्शन का. यहाँ कह रहा है ईच एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इट्स मॉलिकुलर सो दैट
highly reactive enzyme substrate complex is produced. This complex is short-lived and dissociate into the product and the unchanged enzyme with the intermediate formation the enzyme product complex। मतलब कि क्या होता है, इस ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, प्रोडक्ट रिलीज करके फिर वो अपना फिर से रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए चला जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। देखिए यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स था, बना, EP कॉम्प्लेक्स बना और क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, बाइंड किया उसने, ठीक है, एक्टिव साइट पे फिट हो गया। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, अपना शेप चेंज किया। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और भी ज़्यादा टाइटली बाउंड हो गया, ठीक है। द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट breaks the chemical bond and the substrate and the new enzyme product complex is formed। ES कॉम्प्लेक्स बना, उसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, कुछ बॉन्ड फॉर्म हुए, ठीक है, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया हमारा EP कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फोर्थ में क्या हो जाएगा, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट, EP अलग अलग हो गया ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको लाइन से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ पहले हो रही है, क्योंकि ये भी आपके स्टेटमेंट भी इसमें आ सकते हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। हमें देखना है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे एंजाइम एक्टिविटी को। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। The activity of the enzyme affected by the changing of the condition alter the tertiary structure of protein। हमें अपना tertiary structure maintain रखना होगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। तो उसमें देखिए, दिस इंक्लूड्स टेम्परेचर हो जाएगा, pH हो जाएगा, चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। तो टेम्परेचर और pH क्या होते हैं, एक ही तरीके से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एंजाइम को। एंजाइम जनरली फंक्शन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH। ईच एंजाइम shows its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature and optimum pH। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू। देखिए, अगर हमारी बॉडी पर 37 डिग्री पर हमारे एंजाइम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा 40 डिग्री से, तो भी वो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे। हमें ऑप्टिमम ही चाहिए। लो टेम्परेचर preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat। वही चीज़ बोल रही है। तो क्या चाहिए हमें, ऑप्टिमम चाहिए, दोनों चीज़ें। कंसनट्रेशन क्या होता है सबस्ट्रेट का, जैसे कि विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस एज मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax is not exceeded by and further rise in the concentration of the substrate। This is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule and after saturation of the molecule there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecule। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमारा एंजाइम था हमारा, समझ लीजिए, ये दो एंजाइम का हम लेके एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे 4 एक्टिव साइट हैं, 2 इसमें और 2 इसमें। तो देखिए, हमने एक दिया, एक सबस्ट्रेट दिया, एक आके बाइंड हो गया, 2 सबस्ट्रेट दिया, 2 बाइंड हो गया, 3 दिया, 3 बाइंड हो गया, 4 दिया, 4 बाइंड हो गया। 4 पे इसकी सैचुरेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर अगर हम उसमें 5, 6, 10, 7, 10 कितने भी इसमें सबस्ट्रेट डालें तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। तो उसका फिर जो वेलोसिटी होगी रिएक्शन की वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास एंजाइम इतने ही थे और इसमें 4 ही एक्टिव साइट्स थी। फिर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स टू द एंजाइम। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल sets off the enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंजाइम होते हैं इनहिबिशन का काम करते हैं, वो रिएक्शन को स्लो करते हैं। तो जो ऐसे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो दिखाया गया है बेल शेप्ड ग्राफ दिखाया गया है pH और टेम्परेचर का। ये देखिए, ये ऑप्टिमम pH है हमारा, इसी पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा हमारा एंजाइम, और ये हमारा टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। पर इस टाइम पे
ठीक है। इस टाइम पे जब सैचुरेशन हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जितनी है उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ेगी। ऐसा समझ लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, 1 दिया आपने 1 खा लिया, 2 दिया 2 खा लिया, 4 दिया 4 खा लिया, पर 4 के बाद आप नहीं खा पाओगे ना, आपकी उतनी कैपेसिटी थी। उसी तरीके से एंजाइम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी, उसी के हिसाब से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। हाँ देखिए, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. क्या कह रहा है, एंजाइम हमारे पास है, नॉर्मली क्या होता है, सबस्ट्रेट आके इससे जुड़ जाता है, पर जो ये इनहिबिटर है इसने क्या किया, मुखौटा पहन लिया सबस्ट्रेट के जैसा, सबस्ट्रेट के जैसा इसने अपना स्ट्रक्चर बना लिया और सबस्ट्रेट की जगह पे ये आके जुड़ जा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने दे रहा है। सबस्ट्रेट जुड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, पर अगर इनहिबिटर जुड़ गया यहाँ से एंजाइम से तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही चीज़ इनहिबिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है सबस्ट्रेट से, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फिर Consequently, the substrate cannot bind the, as the result the enzyme action declines. एंजाइम अपना वर्क ही नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate succinate in the nature. इसमें अब आपसे पूछ सकता है एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, इनहिबिटर क्या है। कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक dehydrogenase, सक्सिनिक dehydrogenase क्या है, हमारा एंजाइम है। बाय मेलोनेट, ये क्या है, हमारा इनहिबिटर है। विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, सक्सिनेट हो जाएगा। सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। अब हमें क्या है, क्लासिफिकेशन देखना है अपने एंजाइम्स का। यहाँ देखिए, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reaction they catalyze. कितने तरीके के एंजाइम्स हमने देखे, 6 क्लासेस बनाए हमने और 4 to 13 हमने क्या बनाई, सब क्लासेस बनाई और उनके नेम दे दिए 4 डिजिट नंबर के बेसिस पे। यहाँ पे पहला हमारा था ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। एक है, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी इसमें। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ऑक्सीडाइज था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप ट्रांसफर करेगा अदर देन हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एन एस डैश। यहाँ पे देखिए ये एस से ग्रुप जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे इस रिएक्शन में जी क्या होता है, एस डैश से जुड़ जाता है और एस से अलग हो जाता है, ट्रांसफ़र हो गया ग्रुप का। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक या सी बॉन्ड सी हैलाइड और पी एन बॉन्ड। और लाइसिस, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के अलावा ये क्या करेगा, दो जो से जुड़े होंगे कंपाउंड्स उनको अलग कर देगा और बीच में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो XY जुड़े हुए थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। ये क्या हो जाएगा, लाइसिस में। आइसोमेरेसिस एंजाइम होते हैं जो इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। इसके कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। लाइगेसिस क्या होता है, एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड्स, एंजाइम्स विच कैटालाइजिंग ज्वाइनिंग ऑफ सी बॉन्ड O, सी बॉन्ड S, सी बॉन्ड N और P बॉन्ड O, ये सारे बॉन्ड्स क्या करता है, जोड़ता है आपस में। लाइगेसिस इंपॉर्टेंट है। फिर अपने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ several polypeptide chains. However, there are number of cases in which non-protein constituent called cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active.
देखिए हमारा जो एंजाइम होता है वो मोस्टली तो प्रोटीन होता है, पर उसमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जिसके बिना वो एंजाइम क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है, पर इसकी वजह से वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर, जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। इन दिस इंटेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपोजाइम। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। देखिए हमारा जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। इसमें कुछ प्रोटीन पार्ट होंगे और कुछ हो जाएंगे नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो प्रोटीन पार्ट को यहाँ पे बोला था प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, उसको बोलेंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम बोलेंगे। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर। इसके 3 फिर क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, कोएंजाइम हो जाएंगे और मेटल आयंस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट, कि जितने भी कोएंजाइम होते हैं वो कोफैक्टर होते हैं, पर जितने भी कोफैक्टर होते हैं वो कोएंजाइम नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है या नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम कोफैक्टर का एक पार्ट है, पर कोफैक्टर में तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है, मेटल आयंस भी आता है, तो ये चीज़ नहीं होगी, कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं हो सकता, बट जितने भी कोएंजाइम है वो कोफैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताया गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एपो एंजाइम से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन इसमें, और हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। फिर कोएंजाइम है, कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दियर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड होता है, और जो ये कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम बहुत ही ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, ठीक है, टाइटली बाउंड नहीं होता, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालिसिस। फर्दरमोर जो कोएंजाइम्स होते हैं सर्व एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द इसेंशियल केमिकल्स कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं तो इसमें इसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, विटामिन्स होता है। कोएंजाइम्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसको NAD बोलते हैं, एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। जितने एक कोएंजाइम का नाम दिया हुआ है उसमें क्या होगा, नियासिन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ए नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस, मेटल आयंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ साइड चेन्स एंड द एक्टिव साइड एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। इसमें क्या एग्जांपल है, जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलियोटिक एंजाइम एंड carboxypeptidase. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर पढ़ लिया, कौन कौन से हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, और जो हमारा कोएंजाइम होता है वो क्या होता है, बहुत ही ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, और हमारा जो मेटल आयन होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे एंजाइम के साथ जुड़ के क्या होते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जिंक का दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हो गए हैं NCERT हाईलाइट सीरीज के। आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वो अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं वहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।